हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th हिंदी में गद्यांश और पद्यांश हल करने की ट्रिक। साथ में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कैसे गद्यांश को पहचान कर आप लोग उसको हल कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। आज आप 20 नंबर पक्के करके जाओगे। ठीक है, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश आपका 20 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर करना। ठीक है, तो देखिए, सबसे ऊपर हमको डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 3। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 3 में हमको गद्यांश मिलता है। तो गद्यांश क्या दिया गया है यहाँ पे समझिए। तो दिया गया है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। यहाँ से लेकर के आपका गद्यांश दिया गया है, महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है, यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि आपको 2 गद्यांश मिलते हैं, इसलिए आपको इंडिकेट करना जरूरी है। ठीक है, जैसे शुरुआत में आप लिखोगे भूमि का निर्माण। ठीक है, भूमि का निर्माण, फिर डॉट 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 करके लास्ट की 2 अक्षर या 2 लाइन लिख देनी है, जैसे आवश्यक धर्म है, इस प्रकार से। ठीक है, तो क्योंकि एग्जामिनर को इंडिकेट करना है कि हम ये वाला गद्यांश हल कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में 2 गद्यांश मिलते हैं, उसमें से आपको जो सही लगे, जो आपको आता हो, आप वो हल कीजिएगा। ठीक है, बस आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना है और नीचे इंडिकेट कर देना है कि हम कौन सा गद्यांश इसमें हल कर रहे हैं। ठीक है, अब समझिए, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे पहला आंसर लिखना है। ठीक है, उत्तर नंबर 1 डाल सकते हो या फिर सिर्फ 1 डाल सकते हो। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको दिए गए हैं वो देखते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर गद्यांश है चाहे पद्यांश है, सब में पहला क्वेश्चन यही रहता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन होता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन कैसे हल करने हैं जो कॉमन होते हैं, दोनों में आएंगे, वो चलिए बताते हैं आपको। तो ये क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले आपको गद्यांश पहचानना होगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो ये पहचानने की एक रामबाण ट्रिक आपको बता रहा हूँ, बस आप याद कर लीजिए। 4-5 कीवर्ड आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे अगर आपको कहीं भी भूमि से रिलेटेड, पृथ्वी से रिलेटेड कुछ भी मिल जाए, ध्यान से सुनिए, अगर पृथ्वी से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड कहीं पर कुछ भी लिखा मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, उसके साथ में अगर अशोक के फूल से रिलेटेड, अशोक के बारे में, फूल के बारे में कहीं भी कुछ भी लिखा मिल जाए, एक वर्ड सिर्फ आपको ढूंढना है, अशोक का फूल, बस समझ जाइए अशोक के फूल नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, जिसके रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, और उसके साथ में अगर आपको कहीं पे भाषा और आधुनिकता, आधुनिकीकरण, इस प्रकार से कुछ भी लिखा मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। ठीक है, तो ये रामबाण ट्रिक आप हमेशा अप्लाई करोगे तो आप कोई भी गद्यांश है आराम से पहचान सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे कि गद्यांश को कैसे लिखना है ताकि पूरे नंबर आपको मिले। ठीक है, तो देखिए, कॉपी को जितना ज्यादा सजा कर आप लिख सकते हो, जितना अच्छा हैंड राइटिंग से लिख सकते हो, उतना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैसे लिखना है देखिए, सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर 3 डालेंगे, फिर यहाँ पे गद्यांश को इंडिकेट करना है कि कौन सा हम गद्यांश हल कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख रहे हो तो आंसर 1 डाल सकते हो या सिर्फ 1 डाल सकते हो। ठीक है, फिर संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है तथा लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चैप्टर का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, उनके लेखक याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पाठ कहाँ से लिया गया है, तो ये है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित
राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है तथा लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। समझ गए? इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, रेखांकित अंश कहाँ पे दिया गया? ये वाला जैसे दिया गया, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो ये आपका गद्यांश अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, तो इसमें हमको लिखना है, कवि कहना चाहता है कि किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी अधिक पृथ्वी से जुड़ी होंगी उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता की भावनाओं का अंकुर यानी बीज उतना ही अधिक फलेगा फूलेगा। कहने का तात्पर्य है जो रेखांकित यानी अंडरलाइन किया गया था उसको बस कुछ उसमें से बदल के अपने शब्दों में लिख देना होता है। कुछ भी आपको नहीं आता है वही उठा के लिख दीजिए। ठीक है, बस 2-4 वर्ड अपने हिसाब से उसमें मिला दीजिए, बस काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको नंबर पाना है। अगर छोड़ दोगे तो बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे, अगर लिख दोगे तो पक्का है नंबर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें लिखते हैं, कवि कहना चाहता है कि किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी अधिक पृथ्वी से जुड़ी होंगी उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता की भावनाओं का अंकुर उतना ही फलेगा फूलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक, इसी प्रकार से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। ठीक है, तो अब गद्यांश को पढ़ते हैं फिर देखते हैं किसकी जननी है। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश में दिया गया है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, तो वही हमको यहाँ पे लिख देना है। आंसर नंबर 3 डाल देंगे और यहाँ से लिखेंगे, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, क्या हो जाएगा कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। ठीक है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। ठीक है, अब चलिए दोनों के आंसर लिखते हैं। तो आप यहाँ गद्यांश में देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यही पूछ रहा था कि हमारा आवश्यक धर्म क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए इसमें लिखते हैं कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि इस भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य एवं समृद्धि के प्रति हमें सतर्क एवं जागरूक रहना चाहिए। यानी कह रहा था कि राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो हमको यही लिखना है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि इस भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य एवं समृद्धि के प्रति हमें सतर्क एवं जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन था, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो इसमें लिख देंगे कि जो राष्ट्रीयता अपनी धरती से नहीं जुड़ी हो उसे लेखक ने निर्मूल कहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, यानी जो राष्ट्रीयता अपनी धरती से नहीं जुड़ी हो उसे लेखक ने क्या कहा है, निर्मूल कहा है। तो आप लोग ये पहले देख लीजिए किस टाइप से लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। अगर ये सेम तरीका अपना के आप लिखोगे तो 10 नंबर आप आसानी से पक्के कर सकते हो। ठीक है, तो गद्यांश समझ में आ गया कैसे हल करना है, क्या ट्रिक होती है। अब बढ़ते हैं पद्यांश की ओर, सेम ट्रिक उसमें भी अप्लाई होती है। चलिए हल करते हैं। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 में हमको एक पद्यांश दिया रहता है। ठीक है, उस पद्यांश का हमको क्या करना है, पढ़ना है, फिर इसको हल करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो पहला पद्यांश हमारा दिया गया है, एक दिन सहसा सूरज निकला उसे, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से लेकर के आपका दिया गया है सोख लेने वाली दोपहरी फिर यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें हमको यही लिख देना है
कि एक दिन सहसा सूरज निकला डैश 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 करके दोपहरी फिर, बस इस प्रकार से इंडिकेट कर देना है कि हम ये वाला गद्यांश यानी पद्यांश हल कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप समझ जाओगे कि एक दिन सहसा सूरज निकला ये वाला कहाँ से लिया गया है, तो हिरोशिमा नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि उसी चैप्टर में इस प्रकार की बातें की गई हैं। तो सबसे पहले सेम वही कंडीशन इसमें भी होती है, संदर्भ कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखते हैं, इसमें भी वही सेम टू सेम लिखना है। जैसे प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम हिरोशिमा तथा इसके रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। ठीक है, बहुत बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर क्या देखता है, चैप्टर का नाम देखता है और उसके रचयिता देखता है। बस आपको बवाल कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस आप यही लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम हिरोशिमा तथा इसके रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है लेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर, इतना अंडरलाइन किया गया है, इतना रेखांकित किया गया है, तो इसको हमको क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखते हैं, इसमें लिखेंगे, कवि कहता है कि एक साथ सूर्योदय और सूर्यास्त का आभास दिलाने वाला मानवीय गतिविधियों के दुष्परिणाम स्वरूप उत्पन्न दोपहर का वह ज्वलंत क्षण अपने ताप से वहां के दृश्यों को भी सोख लेने वाला था। कहने का तात्पर्य है कि परमाणु विस्फोट रूपी वह सूर्य अपने हानिकारक प्रभाव से सब कुछ जलाकर राख कर देने वाला था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। लिखने का तरीका आप लोग समझ लीजिए, ये अगर आप सेम टू सेम नहीं लिख पाते हो कोई दिक्कत नहीं है, जो आप उसमें व्याख्या कर सकते हो वो कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हिरोशिमा नगर के परमाणु बम विस्फोट के परिणाम क्या हुए। ठीक है, तो हिरोशिमा नगर के परमाणु विस्फोट के देखिए क्या दुष्परिणाम थे, तो इसमें लिखना है, हिरोशिमा नगर के जिस स्थान पर बम गिराया गया था वहां की भूमि बड़े बड़े गड्ढों में परिवर्तित हो गई थी, जिसे फट्टी मिट्टी कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपने हिसाब से बना करके इसमें लिखना होता है। ठीक है, उसमें तो आपको गद्यांश में मिल जाता है, बट इसमें आपको अपने हिसाब से लिखना होता है। समझ गए किस प्रकार से लिखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों, पंक्ति में कवि का क्या आशय है। ठीक है, इस पंक्ति में कवि का क्या आशय है, देखिए इसमें लिखेंगे कि परमाणु विस्फोट के पश्चात सूर्य का उदय प्रतिदिन की तरह पूर्व दिशा से नहीं हुआ था, वरन उसका उदय अचानक ही हिरोशिमा के मध्य स्थित भूमि से हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस हल करने हैं। बाद में आता है 5वां प्रश्न लिया गया है, जैसे दिया गया है, दसों दिशा में कुछ क्षण का वह उदय अस्त, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इस प्रकार से पूछ लेता है कभी कभी। तो यहाँ पे दसों दिशा में यानी दा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, 2 बार हुई है, तो समझ लीजिए यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो अलंकार भी कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी रस पूछ लेता है। ठीक है, तो ये पद्यांश आपको इसी प्रकार से हल करना होता है। बस आप लोग तरीका को समझ लीजिए कैसे हल किया जाता है, लिखने का तरीका क्या है, और जितना हो सके आप लिख के आइए, बस छोड़ना नहीं, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जरा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।